गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शोएब, मेरे साथ है सबीन फारूक और हमारे पास है एक जबरदस्त खबर, बल्कि कहना ये चाहिए कि अवाम के लिए खुशखबरी। वो खुशखबरी क्या हो सकती है? महंगाई से निजात मिल रही है हमें। क्या? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा। हाँ, उसका मंसूबा तैयार हो गया है। मंसूबा तैयार हो चुका है। ठीक है जी, महंगाई से निजात का मंसूबा तैयार हो चुका है। एक और इशू जो पाकिस्तान में अवाम का होता है वो क्या होता है? तवानाई के बहरान का। अरे इसका भी हो जाएगा खात्मा। एक और मसला क्या होता है कि बिजली का बिल आया है ज्यादा, वैसे इस दफा तो गैस का बिल भी आया बहुत ज्यादा। इनकी कीमतें भी हो जाएंगी कम। प्लान मुकम्मल है जी। ठीक है जी। टैक्स एक बड़ा इशू है पाकिस्तान का, उसमें भी इस्लाहात लाई जाएंगी। ज़राअत और उसमें भी, और आईटी की तरक्की के लिए भी बहुत सारे मंसूबे तैयार हो गए। मतलब पूरा पैकेज देखो, तरक्की के लिए पूरा पैकेज तैयार हो चुका है। एक और इशू है नौजवानों को रोजगार की फराहमी और नौजवानों को हुनरमंद बनाना। इसके लिए भी पॉलिसी तैयार। हुनरमंद तो वैसे पहले से हैं। बात यह है कि अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेंगे। अच्छा जी, प्लान है ना? प्लान है ये ना। अच्छा, इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी, ये भी प्लान है। सनतों को और बरामदी शोबे के लिए जो इस्लाहात हैं उसके उसूल क्या होंगे? आप क्या चाहते हैं? मैं भी और जो अवाम इस वक्त हमें देख रही है, क्या हम एक शॉक में चले जाएं? मौसम ऐसा है कि इसमें रोजाना की बुनियाद पर कुछ ऐसी ही बातें हमारे सामने आती हैं। इलेक्शन का मौसम है और इसमें कल नून लीग की तरफ से ये चीजें सामने आई हैं कि नवाज शरीफ साहब के पास ये प्लान तैयार है। ये वो प्लान है सबीन जिन्होंने अपने भाई को 18 माह की हुकूमत में नहीं दिया था। ये लंदन में उन्होंने अपने किसी कमरे में बंद करके रखा हुआ था। अब वो लेकर आए, 21 को बताया नहीं है, 21 अक्टूबर को भी नहीं बताया था। अभी वो कह रहे हैं इलेक्शन के बाद जब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे तो इस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। 15 से कह रहे थे ना हमारी कैंपेन शुरू होगी, तो वो उन्होंने कैंपेन के संभाला हुआ था कि कैंपेन शुरू होगी, उसके बाद हम आवाम में आएंगे और हम बताएंगे कि हम इतने टाइम से जो लंदन में बैठकें हो रही थी, दुबई में बैठकें हो रही थी, तो वो ये प्लान था जिसकी तैयारी हो रही थी। मंशूर कहाँ है इनका? मंशूर तो अभी तक सामने नहीं आया। मंशूर की बात करें तो वो ये कहते हैं कि हमारा मंशूर तरक्की है, जो हम वो एक और बात भी करता है, वो प्रिंटेड फॉर्म में आएगा, ना जाने कब आएगा। लेकिन अब तो सिर्फ 23 दिन बाकी है भाई इलेक्शन में। 8 फरवरी वोट सबके लिए जरूरी है। और जब हम बात करते हैं वोट की, तो हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो भी होना हमारे वोट से है। हुकूमत कौन बनाएगा, वज़ीर-ए-आज़म कौन आएगा, कैसे हुकूमत बनेगी, ये मुलाकातें, मुज़ाकरात, टिकटों से उम्मीदवारों के नाम, रैलियां, जलसे जुलूस, दावे, वादे, वोटिंग, नारे, गिनती, नताइज, एवरीथिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तो है। लेकिन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा वोट कास्ट करना। कल को किसी से करेंगे गिला कि ये हुकूमत ने किया है क्या, तो जिम्मेदार होंगे आप खुद, चूंकि आपने वोट कास्ट नहीं किया होगा। तो वोट कास्ट करना बहुत अहम है। जब बात वोट कास्ट करने के सबीन, तो इसी माहौल में एक और बात जो कि बार बार की जाती रही है, वो चाहे फिर जरदारी साहब की तरफ से की जाती रही हो या मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से कहा गया हो या सेनेट की करारदादें हों, कि मौसम बड़ा ख़राब है और ऐसे मौसम में लोगों के लिए मुश्किलात होंगी कि वो वोट कास्ट करें। तो इलेक्शंस की डिले की बातें जिनकी तरफ से आ रही हैं कि हो भी जाए तो कोई मसला नहीं उनके लिए। अच्छा, क्योंकि ये क्यों कह रहे हैं कि हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है? क्योंकि ये आवाम का राइट है। तो जहां पर आवाम के राइट की बात आती है, आवाम के हक की बात आती है, वहां पर तो सेकेंडरी ऑप्शंस जो है वो सामने आना शुरू हो जाती है कि ये प्लान बी भी हो सकते हैं, प्लान सी भी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन जो होना होता है वो होना होता है। लेकिन जो कहते हैं कि मौसम आड़े आ सकता है, उनके लिए मेरी खबर है। पहली खबर मेरे पास अमेरिका से है। अमेरिका में सदारती नामजदगी के लिए रिपब्लिकन कॉकस में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़तरी हासिल हुई है। और ऐसे में रियासत है आयोवा, और यहाँ पे दर्जा हरारत -20 -20 और ये पाकिस्तान -20 कहीं भी नहीं होता। आई थिंक सो नहीं होता। शहर में तो नहीं होता, किसी पहाड़ के टॉप पे हो तो हो जाए, क्या पता सियाचिन के मकाम पे या किसी और जगह पे। लेकिन बारह नॉर्मली नहीं होता जी -20। और वहां पर रिपब्लिकन अरकान ने वोट कास्ट किया है। ठीक है, ये बात हो गई अमेरिका की। लेकिन डेनमार्क में भी कुछ ऐसे ही हुआ है। डेनमार्क के नए बादशाह का तख्त संभालने के बाद उन्होंने जब पार्लियामेंट का दौरा किया तो मलका और वली अहद उनके हमरा थे और तकरीर सुनने के लिए 2.25 लाख अफराद, ये वाकई 2.25 लाख थे। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि 10 लाख कह देते हैं लाखों अफराद हैं। ये वाकई जमे गफीर है, 2.25 लाख अफराद हैं और बर्फबारी में पार्लियामेंट के सामने जमा हुए हैं। तो ये देख लीजिए, मौसम वहां भी आड़े नहीं आया। तो जहां जिस तरह सिस्टम ने आगे बढ़ना होता है वो मामला आगे बढ़ता है, मौसम आड़े नहीं आता। बढ़ते हैं आगे। इससे पहले कि पाकिस्तान के मौसम की तरफ जाएं, लगता यह कि सबीन कल आपके मेरी गुफ्तगू असर कर गई, वो मामला 5 रुपए से जरा बढ़ गया, 8 रुपए तक जा 8 रुपए तक बात 8 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी हो। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अब तो खुश हो जाए, सारे खुश हो जाए। 8 रुपए में आपने क्या करना है वो आप सोचें।
बिल्कुल ऐसे अब नई कीमत हो गई है अगले 15 दिन के लिए, जब हो सकता है कीमतें चेंज हो सकता है ना हो, लेकिन 15 दिन के लिए 8 रुपए आप बचा के हमें जरूर बताएं कितने रुपए आप बचा लेंगे इस 15 दिनों में, और उन कैलकुलेशन करके कुछ तो कम आप क्या करेंगे। मेरा हमेशा इख्तिलाफ रहता है इस चीज से, बहुत ज्यादा इख्तिलाफ रहता है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ 300 रुपए आप कीमत कर दें, उसके बाद आप 2-2 रुपए, 5-5 रुपए, 8-8 रुपए आप कम कर दें, और फिर काफी टाइम के बाद आप उसकी कीमतों को मेंटेन रखें। ये कोई रिलीफ अच्छा लेकिन अगर रिलीफ की बात करें, हुकूमत रिलीफ इस अंदाज में जरूर दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देखिए पेट्रोल हम प्रोड्यूस तो करते नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं, हम डिपेंडेंट है आलमी मार्केट पे। हाँ, पेट्रोल कीमत कम होने के बाद जिस तरह से बाकी चीज़ों पर उसका इम्पैक्ट आना चाहिए वो नहीं आता, उस पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और उसमें प्राइस कंट्रोल कमेटीज का रोल होता है कि वो कैसे करें। और ग्लोबली भी शुएब जो आप बात कर रहे हैं कि किस तरह से कीमतें बढ़ती हैं, तो ऑब्वियसली आप किसी और मुल्क में चले जाए तो ग्लोबली महंगाई है उस तरह की, आई डू एग्री विद यू, बट एट द सेम टाइम वहाँ पर जो गरीब तबका होता है वहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही होती है, उनको रिलीफ दिया जाता है, सब्सिडीज दी जा रही होती हैं, उसको बैलेंस किया जाता है। इस तरह से महंगाई की चक्की में अवाम नहीं पिस रही होती जिस तरह से यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम पिस रहे हैं। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। चलें जी, ये तो एक ऐसा मामला है जो कि हमारे दिल से बड़ा करीब है कि ज़ाहिर है इस वक्त आम आदमी बहुत ज्यादा पिस रहा है। आप हम सब मुतासिर हो रहे हैं। बढ़ते आगे, मुतासिर मौसम से भी हो रहे हैं, कहीं पर धुंध से मुतासिर हो रहे हैं, कहीं पर बर्फबारी ना होने से भी मौसम वहाँ पे बहुत चेंज है। खुश्क सर्दी है उसने जिस तरह से डेरे डाले हुए हैं और किस तरह से लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, तो दुआ करें कि बारिश ज़रूर हो जाए। इस्लामाबाद के मौसम की बात करेंगे, इस्लामाबाद में कम से कम 13, ज़्यादा कम से कम 6, ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 5, ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 17, ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। पिशावर में कम से कम 6, ज़्यादा 18, कोयटा में कम से कम 1, ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है आज का मौसम, और बारिश का इम्कान अब तक तो कहीं पर भी नहीं है, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया। तो दुआ करें कि बारिश हो जाए, जिससे ये जो सबकी खांसी है और जो इतने वायरल इन्फेक्शंस आजकल फैले हुए हैं उनसे सब महफूज और सबीन बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अगर माजी में देखें तो वहाँ पर अगर आज के दिन या इन दिनों में बर्फबारी होती थी, जैसे हम चित्राल की बात करें, बहुत से वहाँ के इलाके बड़े खूबसूरत इलाके हैं, दरोश है और बड़े इलाके हैं। अरे मरी में नहीं हुई, वो दरोश और चित्राल का मैं जिक्र इसलिए करना चाहूँगा कि सबीन बड़े प्यारे वहाँ दोस्त हैं, वो कल तस्वीरें मुझे भेज रहे थे कि 2020 का मंजर और 2024 का मंजर बहुत डिफरेंट है, कि कितनी स्नोफॉल तब होती थी और अभी बिल्कुल स्नोफॉल नहीं है। तो वहाँ पे बहुत एक ड्राई वेदर है और जरा वो सब मुतासिर भी इससे हो रहे हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग, दे आर वेटिंग कि वहाँ पर बर्फबारी हो। अच्छा, अब ये जो क्लाइमेट चेंज, एक तरह से हम इसको क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं, क्योंकि इसके लपेट में सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बाकी अभी अगर ममालिक की बात की जाए, वहाँ पे अमेरिका, कनाडा और बरतानिया की बात की जाए, वहाँ पर भी शदीद सर्दी की लहर है। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी भी है, बारिशों से भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। और अमेरिका की जो बाकी रियासतें, स्टेट्स हैं, न्यूयॉर्क की बात की जाए, न्यू जर्सी की बात की जाए, और बाज़ इलाके वहाँ के ऐसे जहाँ पर शदीद बर्फबारी हुई है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, और इतनी सर्दी की शिद्दत है कि वो इससे पहले भी इस तरह से नहीं देखी गई। बिल्कुल ऐसे ही क्लाइमेट चेंज। और ये देखें कि कुछ ऐसे मकामात हैं सबीन वहाँ की रियासतों में जहाँ 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, और वहाँ पे तूफ़ान आ रहे हैं, और बारिशों के बाईस हज़ारों घर ऐसे हैं जहाँ पर बिजली इस वक्त नहीं है, कट गई है, और कई रियासतों में टेम्परेचर नुक्ता इंजमात से नीचे गिर चुका है। कनाडा में भी ऐसे ही है, वहाँ के एक सूबा अल्बर्टा, यहाँ के शहर एडमिंटन में सर्दी का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया है, और शहर में ठंडी हवाओं के साथ दर्जा हरारत -53 -53 पे पहुँच चुका है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात याद आ गई कि हम अक्सर देखते हैं ना कि पाकिस्तान से कोई फैमिलीज अगर वहाँ पर रहती हों या जा रही हों या गई हों, तो वो अक्सर वो ख़वातीन गुफ्तगू करते हुए बात करती हैं कि मेरी तीनों तत्ती हवा ना लगे, गर्म हवा ना लगे। तो वहाँ पे बेटी का जवाब आता है, कभी कभी ठंडी हवा भी ज़्यादा नुकसान भी होते हैं, ये दुआ करें बहुत ठंडी हवा भी ना लगे। तो तत्ती हवा तो ना लगे बड़ा ज़रूरी है, लेकिन बहुत ठंडी हवा भी ना लगे, कि वहाँ पर ठंडी हवा बहुत ज़्यादा होती है। वैसे ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जिस तरह फ्लाइट्स वहाँ पर मुतासर हो रही हैं और ओवरऑल निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम है, तो ये है, ख्याल करना चाहिए आलमी। तो पाकिस्तान तो सबसे कम कंट्रीब्यूटर है, बट ऐसा नहीं है कि हाँ, और ऐसा नहीं है कि हम कंट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं करते, सबसे कम तो करते हैं, लेकिन लेस देन 1%, लेकिन जितना है हर कोई ये सोचे कि जितने % वो कर रहा है, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो। ये तो हर इंडिविजुअल को सोचना है, इदारों ने सोचना है, रियासतों ने सोचना है। ज़ाहिर ये खित्ते मुतासर होते हैं, दुनिया मुतासर होती है। आगे बढ़ते हैं। अब एक खबर हमारे पास ऑस्ट्रिया से है। आपने ये तो सुना होगा ना कि मोबाइल फ़ोन जब यूज़ कर लिया, फोल्ड कर दिया, फोल्ड भी है, बट एक टेलीविज़न है, टीवी स्क्रीन है जो कि अब फोल्ड हो सकती है।
301 इंच की फोल्डिंग टेलीविजन की हम बात करें। मुनफरद ये टीवी है, की स्क्रीन है और इसमें होता है कि अगर आप इस्तेमाल ना कर रहे हो तो खुद ब खुद फोल्ड हो जाती है। कंपनी के मुताबिक इस मुनफरद फोल्डिंग टीवी में फिल वक्त 301 इंच के अलावा मजीद 2 और साइज दस्तियाब हैं। एक है 137 इंच और इसकी कीमत है $2 लाख और 103 इंच टीवी, इसकी कीमत है $1.5 लाख और सबसे बड़ी यानी 301 इंच टीवी की कीमत है $12 लाख। क्या करेंगे फोल्डिंग टीवी लेके? फोल्ड करेंगे। मैं कीमत देख के कह रही हूँ उसकी 12 लाख। ले सकते हैं सभी, अमीर लोग ले सकते हैं ना। और वैसे अमीर लोग अमीर तर होते जा रहे हैं। कैसे? जैसे कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों की अगर हम बात करें तो एक हैरानकुन रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक गुज़श्ता 3 बरसों में दुनिया के जो 5 अमीर हैं उनकी दौलत डबल हो गई है। यानी 5 अरब अफराद मजीद गरीब हो गए हैं। और इंसदादे गुर्बत के लिए काम करने वाले बरतानवी इदारे ऑक्सफैम इसकी जारी करदा सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि दुनिया के 5 अमीरों की मजमूई आमदन गुज़श्ता 3 साल के हर घंटे में $1.40 बढ़ी है। एक घंटे में। फ्रेंच कंपनी लुई विटॉन, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बर्नार्ड आर्नल्ड, अमेज़न के सरबराह जेफ बेजोस, सरमायाकार वॉरेन बफे और ऑरेकल के लैरी एलिसन और टेस्ला के एलन मस्क इसमें शामिल हैं। इनकी मजमूई आमदन $405 अरब से बढ़कर $869 अरब हो चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर दौलत की यह गैर मुनसिफाना तकसीम जारी रही कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता गया तो 2034 तक हम पहला खरबपति तो देख लेंगे, लेकिन 229 साल तक यानी अगले 229 ईयर्स तक गुर्बत का खात्मा नहीं हो सकेगा। कोई चांस नहीं है। गरीब खत्म हो जाएगा, गुर्बत का खात्मा। इसलिए कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, चाहे वो पावर की हो या चाहे वो पैसे की हो, वो बड़ी जरूरी होती है। वो 3, 4, 5 लोग जो अभी हमने गिनवाए हैं वो तो सही रहेंगे जी, 4-5 लोग, लेकिन उसके साथ जो बाकी नीचे लोग हैं वो सब उससे सफर मुतासर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कराची की निजी सोसाइटी की बात करते हैं। यहाँ पर एक जू में शेर के 6 बच्चों की पैदाइश हुई है। सफेद अफ्रीकी शेर के तमाम बच्चे नर हैं, मेल हैं और पैदाइश के वक्त बच्चों का वजन तकरीबन 1 kg था। छोटे-छोटे बच्चे छोटे ही होते हैं। बहुत ही क्यूट है, मतलब बहुत क्यूट है, सुपर क्यूट। अक्सर मतलब शेर की बात होती है, शेर बड़ा सा शेर ऐसे मतलब माइंड में तो ऐसे आ रहा होता है, मतलब प्यारे लग रहे हैं। कैप्टिविटी में इनकी अफजाइश एक चैलेंज तो होता है, लेकिन ज़ाहिर है उनका बड़ा ख्याल रखते हैं ताकि अफजाइश इनकी हो सके। नायाब नस्ल भी है ये एक तरह से, नायाब नस्ल इंडेंजर्ड कह लें इसको, बहुत सी जगहों पे ज़ाहिर इंडेंजर्ड भी होती है। लेकिन एक नायाब वेल है जिसकी हम बात करेंगे, ये भी वाइट कलर की है और थाईलैंड के साहिल पर पहुंची है। उमरा नस्ल की ये वेल है। पहली मरतबा 2015 में मेडागास्कर के करीब इसे देखा गया और अब ये थाईलैंड के करीब इसको देखा गया है। ये वाओ, अच्छा ये मुझे 1 मिनट लगा, ये AI जनरेटेड वीडियो है। बहुत बड़ी नहीं है? अब कहते हैं वेल बड़ी होती है, मतलब अब छोटी वेल हम कहाँ से लेके आए? बेबी वेल। बेबी शार्क हो सकती है, बेबी वेल क्यों नहीं हो सकती? वाह, क्या बात है। और ज़ाहिर है ये नज़ारा जिन्होंने देखा उनके लिए जिंदगी भर के लिए एक मोमेंट रह गया होगा कि वो कहेंगे कि हमने ये रेयर मोमेंट्स होते हैं ना, ये रेयर मोमेंट नजर नहीं आगे बढ़ते हैं जी। खेल के मैदान की बात करते हैं। लायनल मेसी का जिक्र करते हैं। एक और अवार्ड उन्होंने ले लिया है, फीफा का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मेसी के नाम रहा। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, इसकी दौड़ में एर्लिंग हॉलैंड और एम्बापे शामिल थे, लेकिन बहरहाल ये मेसी के नाम रहा। बट मेसी इस तकरीब में शरीक तो नहीं हो सके क्योंकि ज़ाहिर है वो अवेलेबल नहीं थे, वो अपनी ज़ाहिर है मसरूफियात में हैं और वो तो वहाँ नहीं जा सके। लेकिन बहरहाल उसने कहा कि आई एम बिजी, मैं अवार्ड नहीं ले सकता। आई थिंक वो उस जगह पे नहीं थे ना, करने नहीं आ सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। और तीसरी बार ये अवार्ड अपने नाम किया, रोनाल्डो को उन्होंने पीछे छोड़ा है ये अवार्ड लेकर। चलें जी, ये तो अक्सर हम इनके रिकॉर्ड्स वगैरह भी शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जीतने वाले अवार्ड वाले खिलाड़ी भी हैं ये। एग्जैक्टली, तो उस लिस्ट में ज़ाहिर है उनका नाम शामिल है। आगे बढ़ते जी, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जारी, ब्रेक से वापस आएंगे तो और बहुत कुछ है आपके लिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। एक शख्स की जिंदगी में कुछ ऐसा ही हुआ। जरा सोचिए, एक दूर दराज गांव में रहने वाला एक नौजवान हो, खेती बाड़ी करता हो और अपने फ्यूचर को लेके बहुत फिक्रमंद हो। मैं क्या करूंगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मैं इस दुनिया से मुकाबला कैसे करूंगा, मैं नई नई टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या करूंगा। लेकिन फिर उसने अपना रास्ता बनाया और वो बहुत सी जगहों पर गया, उसने इंटरव्यूज दिए, लेकिन हर जगह से सुनने को क्या मिला? ये जॉब आप नहीं कर सकते, यानी रिजेक्शन।
और सिर्फ रिजेक्शन नहीं, कभी कभी हुलिये पर, कभी कभी उसके जाहिर पर भी टॉन्ट किया गया, लेकिन वो आगे बढ़ता गया और वो जो खेती बाड़ी से अपनी पहचान रखता था अपने गांव में, और आज गूगल ने उसको कहा है कि टॉप SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट हैं आप, टॉप 10 में आपका नाम है। तो जब गूगल ने इतनी इज्जत दी है अपने पाकिस्तानी की हम बात करें, जिसने अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपनी फैमिली के लिए, पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर ये एजाज़ हासिल किया है, तो आज हम उनकी बात करते हैं। और जब उनकी बात हम कर रहे हैं तो कैसे ये सफ़र उनका तय हुआ, आज हम इस पर बात करें। महबूब शर साहब इनका नाम है, और कैसे ये इस फील्ड में आगे बढ़ते चले गए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। आज साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महबूब साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है। महबूब साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये सफ़र आपका कैसा रहा। जिस तरह हमने भी अपने इंट्रोडक्शन में यही बताया कि रिजेक्शन का बहुत सामना करना पड़ा और एक हम्बल फैमिली से ज़ाहिर बिलोंग करते थे, किस तरह से इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की? जी हाँ, मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना। मैं नवाब शाह के एक छोटे से गांव में, जो बहुत पीछे पड़ा हुआ गांव है, जहाँ पे ना एजुकेशन है ना कुछ, मैंने ख़ुद गवर्नमेंट स्कूल के में जो है ना दरख्त के नीचे जो है प्राइमरी पढ़ के जो है वो निकला, फिर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हुए निकला। और मैंने एज ए किसान तौर पे काम किया अपने अप्पू के साथ, जो है एक प्राइवेट स्कूल में जो है मैंने जो है स्टूडेंट लाइफ में जो है ना मैंने वहाँ पे पियान के तौर पर भी काम किया। इस तरीके से जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने यूनिवर्सिटी, नवाबशाह में यूनिवर्सिटी थी, शायद नवाबशाह में यूनिवर्सिटी ना होती तो मुझे बाहर के लिए ख़र्चा भी नहीं था कि मैं कहीं और एडमिशन ले लेता। वहाँ पे मुझे एडमिशन मिल गई और वहाँ से जो है मैं आगे निकला। जैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मुझे यहाँ पे एक US बेस्ड कंपनी थी जिसने कराची में ऑफिस था, उन्होंने मुझे एज ए जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ऑफ़र की। तो जैसे उन्होंने मुझे ऑफ़र की तो जो है मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। 4 से 5 साल में यहाँ पे काम करता रहा। फिर बीच में एक कंपनी ने इस्लामाबाद में जो मुझे ऑफ़र दी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर वहाँ पे चला गया। मगर मेरे जहन में एक जुनून था कि भाई अपनी कंपनी होनी चाहिए, अपनी कंपनी खोलनी है। अच्छा, अपनी कंपनी के लिए तो फंडिंग्स, कैपिटल और बहुत सारे पैसे होने चाहिए थे। मैं तो जो है ना मिडिल क्लास भी नहीं था, उससे भी नीचे वाले क्लास, अब कहाँ से फंडिंग लाएंगे। मगर यह था कि भाई शुरू करनी है कंपनी, तो बना ली, शुरू कर ली। एक अकेला बंदा था, अब बिज़नेस कहाँ से आएगा। पहले थोड़े बहुत यहाँ से जो है ना गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स मिले, वहाँ पे एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं रहा, पैसे फंस जाते थे और हमें ज़ाहिर है कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता था कि किस तरीके से करें। प्राइवेट सेक्टर में जो है कुछ कंपनीज़, बड़े बड़े नाम है, ब्रांड, उनके काम किए। मगर फिर ये था कि यार यहाँ पे भी इतना वो पैसा नहीं मिल रहा, इतनी अच्छी अमाउंट नहीं मिल रही कि एक अच्छा सेटअप IT का बनाया जा सके, एक अच्छे पैकेजेस दिए जा सके। फिर हम रिसर्च की कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी क्या है जिसके थ्रू मेरे पास इतनी फंडिंग भी नहीं है कि मैं USA में ऑफ़िस अभी खोल सकूं, UK में ऑफ़िस खोल सकूं कि वहाँ पे लोग ट्रस्ट करें और जो है ना वो बिज़नेस दें। मेरा तो कराची में ही बेस्ड हूँ, अब क्या करूँ। तो फिर मैंने रिसर्च की कि भाई SEO एक डिजिटल मार्केटिंग का इतना पावरफुल टूल है कि उसके थ्रू जो है ना आप वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को गूगल पे टॉप कर सकते हैं, अपनी कंपनी को टॉप कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को टॉप कर सकते हैं। तो उस पर मैंने काम शुरू किया और जो है वो 1, 2, 3 साल तक कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, मगर लगा रहा। फाइनली ये हुआ कि जो है वर्ल्ड लेवल पे जो है ना टॉप होने लगी मेरी कंपनी। कभी स्पेन से, कभी इटली से, कभी USA से, कभी कनाडा से, कभी ऑस्ट्रेलिया से कॉल्स आने लगी, लीड्स आने लगी। अभी दुनिया के 17 कंट्रीज़ से बिज़नेस हमें मिल रहा है और वो बिज़नेस जो है वो हमने SEO के थ्रू ही लिया है। और मेरी अभी 50 और महबूब साहब, आपकी सारी कहानी से ना एक शेर माइंड में आता है कि रात जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम ख़ैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। और ये हमारे नाज़रीन के लिए भी बड़ा अहम है, स्पेशली उन लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो नाउम्मीद हो जाते हैं इन हालात में, मुश्किल मौशी हालात में, जो ये सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बस चल, बस रोज़ाना सुबह उठे, सेम रूटीन अपनाई और चले गए, अपने
आज को गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं करते, इरादे पुख्ता नहीं होते, लेकिन आपने वाकई साबित किया कि आपने कुछ करना है, फिर आपने वो करके दिखाया। आप ज़रा आपकी अपनी कंपनी, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़, आपने रोज़गार फराहम किया। नाज़रीन के लिए ज़रा बताइएगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, वो ख़वातीन भी हैं, वो लोग जो कि SEO से मुतालिक नहीं जानते कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, और वो भी आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं, SEO एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो पहला स्टेप क्या हो सकता है? कहाँ से सीख सकते हैं? कोई ऐसी वीडियोस हो सकती हैं जिससे वो सीख सकें? शुरू कैसे करें? आगे कैसे बढ़ें? महबूब साहब। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का ब्रीफ देके फिर इस तरफ आ जाता हूँ ताकि क्लियरली जो है ना उनको चीज़ों का पता चल सके। पहले कन्वेंशनल मार्केटिंग होती थी, जो अब भी होती है, मिसाल के तौर पर बिलबोर्ड्स वाली मार्केटिंग, या जो है कोल्ड कॉलिंग, या इस तरीके की, या न्यूज़पेपर वाली, इवन आप समझ लें न्यूज़पेपर में। अब ये ब्रॉडकास्ट होती थी। अब आप लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी एडवर्टाइजमेंट पहुंचाते थे, मगर ज़रूरी नहीं है वो करोड़ों लोग जो है ना आपकी उस एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्टेड हों। एक हाउसवाइफ है, उसका जो है ना खाद से क्या लेना देना। आपने खाद का एक इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट लगाया हुआ है उस पर, न्यूज़पेपर पे। या एक ऐसा बंदा है जिसको जो है जॉब कर रहा है, उसको बिज़नेस की या इस किस्म की कोई चीज़ जो है ना एडवर्टाइजमेंट मिल रही है, उसका क्या पता। तो होता ये था कि प्रीवियस कन्वेंशनल मार्केटिंग में यह था कि आप करोड़ों लोगों को टारगेट करते थे, उसमें कोई हज़ारों या लाखों लोग जाके आपके काम के निकलते थे, बाकी वेस्ट हो जाता था। उसके बाद जैसे डिजिटल मार्केटिंग आई, तो डिजिटल मार्केटिंग ने जो है ना ये चीज़ थोड़ी आसान करती कि भाई आप टारगेट करें। लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग की मैं एग्जांपल दूं कि भाई मुझे इस एज ग्रुप को जो है ना टारगेट करना है, मुझे सिर्फ, क्योंकि ये फीमेल्स के मैं कपड़े में बेच रही हूँ, तो मुझे सिर्फ फीमेल्स को टारगेट करना है, ताकि ऑडियंस नैरो हो जाए और सिर्फ उनको टारगेट करें जो हो सकता है कि परचेज करें, ज़्यादा इंटरेस्टेड हों। मगर यहाँ पे अगेन एक प्रॉब्लम है। अगेन प्रॉब्लम ये है कि भाई आप कितना भी नैरो डाउन करके टारगेटेड लोगों को करें, मगर ज़रूरी नहीं है कि जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसके पास अभी बजट हो सकता है कि उसने अभी कपड़े परचेज़ कर लिए हों, उसने ड्रेसिंग अपनी परचेज़ कर ली हो, उसको ज़रूरत ही ना हो। SEO डिजिटल मार्केटिंग का एक ऐसा पावरफुल टूल है जो पुल मार्केटिंग है, पुश मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में ज़बरदस्ती आप लोगों को दिखाना। मिसाल सोशल मीडिया पे आप आए हैं, फेसबुक पे अपनी जो है ना फ्रेंड की जो है पोस्टें देखने, कमेंट करने, लाइक करने, अपनी पोस्टें जो है ना वहाँ पे शेयर करने, कुछ वहाँ पे आपको ज़बरदस्ती जो है ना फोर्सली दिखाया जाता है तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग, मगर दिस इज़ अ पुश मार्केटिंग, ज़बरदस्ती फोर्सली। SEO एक ऐसा पावरफुल टूल है जो पुल मार्केटिंग है। पुल मार्केटिंग ये है कि आप अपनी जो आप सर्विस या प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं, वो उस अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज की वेबसाइट को गूगल पे टॉप रैंक कर लें, तो जिसको ज़रूरत है, जिस बंदे को उस चीज़ की, यकीनन वो गूगल पे आके वो जो ढूंढ रहा है उसको, उसके पास बजट भी है, वो फुली रेडी है वो चीज़ परचेज़ करने के लिए। अब सिर्फ आपकी वहाँ पे टॉप होनी चाहिए वेबसाइट, आपका वो पेज टॉप होना चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उनकी प्रमोशन में बेसिकली SEO बहुत हेल्प करते हैं कि आपकी जो वेबसाइट्स हैं उनको टॉप पे लेकर जाना और वो लोगों के रीच में उनकी विजिबिलिटी ज़्यादा करना, ये काम होता है। तो आप में से भी अगर कुछ लोग इसको ऑप्ट करना चाहते हैं, आगे से इसको परस्यू करना चाहते हैं, तो आप महबूब साहब की इन टिप्स पे काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, महबूब शर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। इंतखाबी पारा दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, मुखालिफिन एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तनकीद के नश्तर बरसा रहे हैं। 18 माह के हलीफ सख्त हरीफ बनकर अपने ही दौरे इक़्तिदार को निशाने पर रखने लगे हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन और 18 माह वज़ीर ख़ारजा रहने वाले बिलावल भुट्टो ने अपनी इंतखाबी मुहिम फुल गियर में डाल दी है। नून लीग की क़यादत पर ताक ताक कर तीर बरसाने लगे हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि शेर का शिकार बल्ले से नहीं तीर से होता है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 3 बार के नाकाम वज़ीर-ए-आज़म को चौथी बार मुसल्लत नहीं होने देंगे। वो कहते हैं ये कैसा शेर है जो घर में छुपा बैठा है। वो कहते हैं कि इनको हमने 18 माह दिए, महंगाई बढ़ी, गुर्बत बढ़ी। बिलावल भुट्टो साहब शायद भूल गए कि 18 माह में वो भी शहबाज हुकूमती काबीना का हिस्सा थे। बिलावल साहब का ये भी कहना है कि मुखालिफिन को पिच से आउट करके अकेले खेलना चाहते हैं और हम डट कर मुकाबला करेंगे। अब तीर का मुकाबला शेर से है।
क्या बिलावल साहब को लगता है कि पीटीआई से बल्ले का निशान छिन जाने पर वो इंतखाबी मुहिम से बाहर हो गए हैं? आज इस सारे सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी की तर्जुमान और शाजिया मरीज साहब। शाजिया साहब बहुत शुक्रिया, आपने हम न्यूज़ को वक्त दिया। शाजिया साहब, ज़ाहिर है हर पार्टी ये उम्मीद रखती है कि वो एक अच्छा परफॉर्म करेगी इलेक्शंस में, लेकिन जो ये दावा है कि हम वफाक में हुकूमत बनाएंगे, इस पर मैं ज़रूर चाहूँगा आप ज़रा वजाहत दीजिएगा। पंजाब आपके लिए कमज़ोर बैटल फ्रंट है, केपी में आपकी पोजीशन क्या है ये सब जानते हैं। बलूचिस्तान से जो सीटें उम्मीद थी आपको कि मिल जाएंगी वो नहीं मिली। सिंध ज़ाहिर है एक मजबूत गढ़ आपका ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर भी जो मुखालिफ इत्तेहाद बना वो ज़ाहिर है सबको पता है कि वो पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बने। अब इतने सारे इशूज़ के साथ हुकूमत बनाना, वज़ीर आज़म बन जाना, ये वाकई रियलिस्टिक लगता है आपको? बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कि अगर आप पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि जो बातें आप आज कह रहे हैं वो पत्थर पर लकीर नहीं है। 1997 में यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। इसी पाकिस्तान के अंदर इसी नवाज लीग ने बदतरीन रिगिंग करके इलेक्शंस में हिस्टोरिक धांधली की थी, जिस पर शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने प्रोटेस्ट तो किया, उस पर एक वाइट पेपर निकाला और उस इलेक्शन के नतीजे में पूरे पाकिस्तान से इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ 17 सीटें मिली थी। जबकि ये भी हकीकत है कि उससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस तरीके से जमहूरियत का बीज बोया वो तो आप जानते हैं उनकी पॉपुलैरिटी। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान का जो माजी है या जो सियासी माजी है जिसमें मुख्तलिफ अदवार में सियासी तरीके से पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को नहीं हार्म किया गया बल्कि और तरीकों से हार्म किया गया, तो आप समझ जाएंगे कि ये नामुमकिन नहीं है जो आज पीपल्स पार्टी कह रही है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कैंपेन कर रही है। क्या पीपल्स पार्टी के वोटर का या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का ये हक नहीं है कि वो इलेक्शन का मुतालबा करे, इलेक्शन कैंपेन में जाए और लोगों को कहें कि आप अपने वोट के जरिए तब्दीली लाएं, वोट के जरिए आप अपने हालात बदलें, मुल्क के हालात बदलें। हम तो एक अरसे से कह रहे हैं भाई, ये पहली दफा नहीं है। और जहां तक आपने इंट्रो अपना दिया उसमें आपने कहा कि हम हुकूमत में थे, तो सबसे पहले तो वो 15 या ज्यादा से ज्यादा 16 माह की हुकूमत थी, 18 माह की तो हुकूमत भी नहीं थी। लेकिन वो एक उस वक्त की जरूरत थी पाकिस्तान के लिए। उस वक्त के जो मुल्क के हालात थे, जिस नहज पे एक इनकॉम्पिटेंट शख्स ने वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर जो मुल्क के हालात किए या मुल्क का जो दिवालिया निकाला, उसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने जाती इख्तलाफात, जाती तो नहीं बल्कि मैं कहूँगी आइडियोलॉजिकल ज्यादा करके जो इख्तलाफात हमारे नून लीग के साथ और किसी और जमात के साथ थे, हमने वो पीछे रखकर इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की स्टेबिलिटी की खातिर, क्योंकि देखिए एक आदमी तो केओस फैला चुका था ना, एक आदमी इंतशार फैला चुका था, नफरत फैला चुका था, तकसीम फैला चुका था, मुल्क को नुकसान पहुंचा चुका था। अब अगर पीपल्स पार्टी भी ये बैठकर अपने इख्तलाफात को सामने रखे और कहे जी नून लीग से हमारा ये मसला है या फलानी जमात से हमारा ये इख्तलाफ है और हम मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो ये हम नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं कर सकती थी। आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हमने जब जब जरूरत पड़ी है तो मुल्क के इस्तेकाम, जमहूरियत के तसलसल, जमहूरियत की बहाली के लिए अपना हिस्सा डाला है। अपनी जमात की जो भी हमारी तो और उसके बाद पहले तो आपने बताया कि कॉम्पिटेंट नहीं थे वो शख्स जिसने इंतजार फैलाया, वो अपनी जगह पे। उसके बाद जो 16 माह की हुकूमत जिसने संभाली, जो वजीर आजम के मनसब पे फायज हुए, क्या वो कॉम्पिटेंट थे? देखिए, उनकी कॉम्पिटेंस को गेज करने के लिए हमारे पास तो वक्त नहीं था। हमारे पास तो इतना वक्त भी नहीं था कि हम ये सोचें कि हमने इन 15 माह में या 16 माह में जो भी पीरियड है इसमें क्या मतलब कह दें कि ये हमारा हाउ वुड आई से हमने पीपल्स पार्टी के मंशूर को इतना इम्प्लीमेंट करना है या हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये सारे सवालात थे हमारे जहन में। लेकिन उस वक्त चूंकि मसला इस मुल्क का था, आपको पता है कि इकोनॉमी किस नहज पे थी, जो वर्ल्ड बैंक के साथ मुआहदे थे, खुद इमरान नियाजी ने उस पर दस्तखत किया, उसे कंडीशंस का पता था, उसे पता था इसी दौरान शाजिया साहिबा देखा जाए तो बिलावल यही बात कर रहे हैं कि इस दौरे हुकूमत की अगर बात की जाए तो उसमें तो महंगाई और बेरोजगारी एक तरह से बढ़ी है, तो फिर फायदा क्या हुआ इस 16 माह की हुकूमत का? सिर्फ IMF से मुआहिदा? If you just let me finish what I was trying to say and build upon. So there's an argument that I'm trying to build upon, and the argument is
कि इमरान न्याजी जिसने मुआहदे किए, ये 15 माह की हुकूमत या 16 माह की हुकूमत ने मुआहदा नहीं किया, ये इमरान न्याजी ने मुआहदा किया। वो इमरान न्याजी जो कहता था कि मैं वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाऊंगा, अगर मुझे जाना पड़े तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। शोएब आपको याद है, सबीन आपको याद है, मतलब मैं कोई बना नहीं रही हूँ बातें। फिर इसी इमरान न्याजी के एक वजीर ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के मुंह पे 200 अरब हम डॉलर मारेंगे, ये भी उन्होंने कहा, हमने ये दावे नहीं किए। लेकिन हुआ क्या, मुआहदे करके, एग्रीमेंट करके एक मुल्क को उस एग्रीमेंट की स्टेज पर लाकर उसको अग्री करवाकर आप एक मुल्क को कह रहे हैं कि जी अब ये मुल्क नहीं मानता। देखिए, वर्ल्ड बैंक इज नॉट द ओनली इशू हियर। इफ यू से कि वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट है और आप इमरान न्याजी का मूड नहीं है मानने का, क्योंकि इमरान न्याजी देख रहा है कि उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, महंगाई है या वो कर रहा है या व्हाटएवर एल्स इज हैपनिंग, और वो चीजें जो वो वादे झूठे उसने किए वो पूरे नहीं कर पा रहा, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो घर बनाने का हो, चाहे वो किसी भी चीज का। तो अब वो कह रहा है कि यकायक मैं वर्ल्ड बैंक की बात नहीं मानूं, मैं उसके साथ दस्तखत शुदा पाकिस्तान का एग्रीमेंट वायलेट करूं। तो इससे हमारा जाती मसला नहीं है, इससे मुल्क का मसला होता है। इससे जो और एग्रीमेंट्स हैं आपके, जो दुनिया के ममालिक आपसे बात करना भी चाहते हैं, वो आपको इससे असेस करते हैं कि जी ये तो झूठा है, पाकिस्तान झूठा है। वो इमरान न्याजी को नहीं देखेंगे, वो कहेंगे जी ये मुल्क झूठा है। तो इसीलिए हमें उस वक्त मुश्किल हालात में हुकूमत का हिस्सा बनना पड़ा। और अभी तौर पे इस वक्त अगर आपसे ये पूछा जाए कि उस वक्त हुकूमत संभालना वो दुरुस्त फैसला था या उस वक्त इंतखाब का हो जाना बेहतर था? देखिए, उस वक्त मुल्क को बचाना दुरुस्त फैसला था। ठीक है, इसी पर एक और कमेंट फिर लेता हूं। बहरान से बचाना, आप कह रहे हैं कि उस वक्त वो फैसला दुरुस्त था, तो ऐसे में जो कि बिलावल साहब हर तकरीर में तकरीबन एक बात करते हैं, वो आप नून लीग को नून लीग नहीं महंगाई लीग कहते हैं। महंगाई का जिम्मेदार नून लीग को इस पर एक जुमला ले लीजिएगा बस सिर्फ। पॉवर्टी एलिवेशन तो आपके अंडर थी, आप खुद इसको डायरेक्टली देख रही थी, तो महंगाई का जिम्मेदार वो आपको कह रहे हैं फिर? नहीं, पॉवर्टी एलिवेशन, मेरी बात जी मुकम्मल कीजिए। अच्छा हुआ आपने एक ऐसा सवाल किया जिसको मैं आपको समझा सकूंगी कि ये सवाल बनता नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल पैदा होता है महंगाई का, तो देखिए जो मुआशी टीम थी ना, वो पीपल्स पार्टी की तो नहीं थी। आप हमसे हमारा कारकर्दगी की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज नून लीग ने शुरू की। नून लीग ने सोचा कि हम बरी जिम्मा हो जाते हैं पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी की जो वजारतें थी उनके इल्जामात देकर। तब बिलावल साहब ने कहा कि अगर ये बात है तो मुआशी टीम तो मेरी थी नहीं, और क्या मुआशी फैसले हुए, आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, आपने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, आपने जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस थे हमें तो ऑन बोर्ड नहीं लेके किए। तो इसमें भी एक और बात, अच्छा इसमें भी एक और बात अगर आप क्लियर कर कि शहबाज शरीफ साहब, या जब हम इस हुकूमत की बात करते हैं, पी मिलन का जिक्र करते हैं, दो बातें हैं। क्या उन्होंने आपको धोखा दिया या आप लोगों की उम्मीद पे पूरा नहीं उतरे? हुआ क्या? देखिए, उनसे मुआशी पॉलिसीज उनकी नाकाम थी, मैं ये कह सकती हूँ। मैं आपके जुमले तो नहीं ले सकती क्योंकि वो आपके अपने जुमले हैं, but I'm not going to repeat what you're saying, but उनसे मुआशी, उनको खुद इस बात का एतराफ करते हैं। आप देखिए मिफ्ता इस्माइल में क्या कमी पेशी थी, इसहाक डार साहब आ गए, इसहाक डार साहब ने बहुत सारी बातें की। शाहज़ा साहिबा, इस सब के बाद ये तय कर लिया है पीपल्स पार्टी नो मैटर व्हाट अब नून लीग के साथ मखलूत हुकूमत नहीं बनाएंगे कि माजी का तजर्बा नहीं, तजर्बे बुरे साबित हुए हैं? देखिए, हमारा तजुर्बा उनकी मुआशी जो सूझबूझ थी उस हवाले से बुरा रहा। हमें कहा यह गया कि अगर एक फाइनेंस मिनिस्टर महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो उनका जो दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर है वो बेहतरीन है और वो कर लेगा। देखिए, ये डिसीजन हमारा तो नहीं करना कि आपके शाजिया साहिबा, उनकी पटारी मेरी नाम है, वही लोग हैं, चेंज हो नहीं सकते। नया तो कोई आता नहीं है, कुछ नहीं आएगा। फिर आई थिंक अगर सूरत-ए-हाल वैसी ही रहेगी तो फिर तो यकीनन हम सोचेंगे। लेकिन जहां तक आपने पॉवर्टी एलिवेशन की बात की मेरे भाई, तो आप मुझसे वो जरूर पूछिए, क्योंकि जब मैंने ये कलमदान मुझे मिला तो तकरीबन 70 लाख के करीब लोग या खवातीन या फैमिलीज इस प्रोग्राम में थे। बाय द टाइम आई लेफ्ट इट, हमने 9 मिलियन से ऊपर ये नंबर कर लिया था। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि इजाफा हुआ है
गरीब लोगों में जो गरीब घराने उनमें और क्यों हुआ है, क्योंकि एक तो मॉनेटरी पॉलिसीज की वजह से हुआ, दूसरा इजाफा हुआ आपके फ्लड्स की वजह से, जिसके लिए बिलावल साहब मुतवातर कह रहे हैं कि जी फ्लड्स में जो मैंने घरों का शुरू किया प्रोग्राम, उसको केयर टेकर गवर्नमेंट रोक के बैठी है और ये मेरा कोई जाती मसला नहीं है, ये अवाम का मसला है। अगर वो आज ये घर नहीं बनाएंगे तो जो अवाम तकलीफ में है वो मजीद तकलीफ में होंगी, उनकी मसला जो है वो लोगों को ही होगा ऑब्वियसली, और ये सब देखते भी हैं कि फैसले होते हैं जिनको रोका जाता है और ऑब्वियसली उसका नतीजा जो है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बात आपके तवज्जुह से जरूर कहूंगी, वो पंजाब के अंदर जो ज्यादती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ हो रही है। कल ही की खबर है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर का सिंबल है वो हमारे चंद ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको नहीं दिया जा रहा, जिनका एक का ताल्लुक PPP-20 है, एक NA-59 है। वैसे शाहज़ा साहिबा ये ज्यादती सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ ही हो रही है आपकी नजर में? नहीं, पहले मैं मुकम्मल कर जाऊं कि PP 109 है टोबा टेक सिंह, NA-122 लाहौर, PP 163 लाहौर, 4-5 हल्के। देखिए बात ये नहीं है कितने हल्के, बात ये कि हमारे तरफ 4-5 हल्के और एक तरफ एक जमात के पास पूरे मुल्क में ये इंतखाबी निशान नहीं है। उससे आपको वो उसके लिए बिल्कुल हमारी हमदर्दी है। हमारी हमदर्दी उनकी जमात के सपोर्टर्स के साथ है जिनसे सिंबल ले लिया गया है, और हम ये भी आपके तवज्जुह से उनको कहेंगे कि उन्हें भी अपनी गलतियों पे गौर करना चाहिए। देखिए अगर हमारे साथ ऐसा हुआ और कहीं कहीं हमारे लोगों को ये कहा गया कि जी आपकी ये गलती थी तो हमने वो गलती दुरुस्त की, अगर नहीं थी तो हम ये मुतालबा करते हैं कि जब हमारी गलती ही नहीं थी तो हमारे साथ ये क्यों किया। तो हम उस जमात को भी कहेंगे कि जो उनके अपने लोगों की गलतियां हैं, जो उनके लॉयर्स ने तस्लीम की है कि जी हमने जो यकीन दहानी दिलाई थी वो हम उसमें पूरा नहीं उतरे हैं, तो उनकी जो भी मसाइल है उसको वो एड्रेस करें, लेकिन उनके साथ होने वाली ज्यादती पर हम यकीनन उनके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। उनके सपोर्टर्स हैं, सियासी लोग हैं, तो एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के साथ एक जुमला और ले लेता हूं शाहज़ा साहिबा, एक बात और, क्योंकि बिलावल साहब बार बार एक बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए। एक जमात एक सूबे में दहाइयों से हुकूमत कर ले लेकिन एक जमात का सरबराह चौथी बार वज़ीर आज़म ना बने, दोनों में या तो दोनों बातें गलत हैं, ये तो नहीं हो सकता कि वो गलत और आप सही। भाई बात ये कि हम तो वोट्स की बात करते हैं ना, हम तो कहते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया तो हम तो खुश थे, लेकिन आज तो उनका वोट को इज्जत दो का नारा हवा में उड़ गया। अब तो आपकी बात मान ली ना शाहज़ा साहिबा, आप लोग कहते थे कि शेर घर में बैठा हुआ है, शेर तो कल निकल आया, इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया, आप जल्द से जुलूस होंगे, आपकी बात लगता है मान ली उन्होंने, अब वो घर में नहीं है। ये हमारी बात नहीं है भाई, ये जमहूरियत के बेसिक नॉर्म्स हैं। आप लोग बार बार कह रहे थे ना कि वो निकल नहीं रहे, लगता है आप लोगों ने प्रेशराइज कर दिया नून लीग को कि निकलो। भाई पता है क्या, I like to have a serious conversation, and the serious conversation here is democracy क्या है? You know, it is to form a government which is for the people, of the people, by the people. And when you say by the people, it is going to be the people who are going to vote for the representatives जिनको वो चाहते हैं कि वो represent करें, which means the chosen representatives. Yes. In the Constitution of Pakistan, the preamble talks about chosen representatives. आप सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर काफी समझाने की कोशिश की है। I would highly recommend कि कभी वो लाइव आप सुना करें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस पे वो बात करते हैं, हमारी आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। शाहज़ा साहिबा, मैंने कई साल सुप्रीम कोर्ट कवर किया, ये बात आपकी अहम है, वो वाकई समात बहुत अहम होती है, और ये भी बहुत अहम बात है कि डेमोक्रेसी की बात होनी चाहिए। और वाकई हमने आज प्रोग्राम का आगाज भी इसी बात से किया था कि इलेक्शन जरूरी है, वोट जरूरी है, और वोट से हुकूमत बननी है। बहुत शुक्रिया। जी जी जी, बहुत शुक्रिया शाहज़ा, वक्त मुख्तसर था, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद करते एक ब्रेक की तरफ जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अब वक्त दोनों कितने बेताब हैं इस बारे में बात करने के लिए कि अब मुस्कुराहटें बिखेरने का वक्त हुआ जाता है, खुशियाँ बांटने का वक्त हुआ जाता है, क्योंकि अब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ऐसी शख्सियत जो अपनी खूबसूरत मज़ाहिया शायरी से हर महफिल की जान बन जाते हैं, और ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो हर तरफ जो है वो कह के ही बिखेरे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम बात करें जी, मशहूर शायर हैं सलमान गिलानी साहब। ईद हो,
कोई भी खुशी का मौका, अरे सुबह दोपहर शाम सुबह दोपहर शाम हो, खुशी का मौका ना भी हो तो वो उसको खुशी का मौका बना देते हैं, क्योंकि उनकी जानदार शायरी और जो चुटकुले होते हैं ना, चुटकुले छोड़ते हैं वो, उससे सब वैसे ही हंसना शुरू हो जाते हैं। और उनकी शायरी की तो क्या ही बात है। कोई एक शेर आपको उनका अगर याद हो? मुझे एक उनका जी याद आ रहा है कि उसने रुख से जब निकाब लिफ्ट कर दिया तो मैंने आगे बढ़ के अपना हार्ट गिफ्ट कर दिया। क्या बात है जी, वाह वाह वाह। ये मेरा नहीं था, ये उनका था। सलमान आपने पढ़ के दांत से मिल गया। उनसे भी जरा सुनते हैं जी। सलमान गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है। सलमान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, मेरा ख्याल है अपने सेगमेंट का आगाज इसी शायरी से करते हैं, ये जो अभी शुएब ने पढ़ी है। पता नहीं क्या लिफ्ट कर दिया, क्या उसने रुख से जब नकाब लिफ्ट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? नहीं 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 वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आपने तो हमारी भी सुबह माशाल्लाह रंगीन कर दी। अरे वाह, क्या बात है, क्या पूरी कौम को आपने बड़ा अच्छा एक मैसेज भी दिया है सुबह सुबह। सलमान साहब, कौम गमगीन है महंगाई की वजह से, हमने कहा जरा रंगीन करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी जी। और आज के दौर में ये बड़ा कार सवाब है जनाब कि गम के दौर में मुस्कुराहटों के डिम्पल दूसरों के रुखसारों पर जो है वो बनाना, ये बड़ी मतलब है कि वाह वाह वाह, क्या बात है। बात करने में ही शायरी है जी, मज़ाहिया शायरी। अच्छा सलमान साहब, अभी जो शायरी शुएब ने पढ़ी है, मैं चाहूंगी कि उससे जरा आगाज करते हैं। पहले वो सुनाए, फिर जरा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, मैं उसी से करता हूँ कि अच्छा जी 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 जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, आपने इस आजिज़ को याद रखा। तो अर्ज़ किया है कि अचानक उसने रुख से जब निकाब लिफ्ट कर दिया, अचानक ऑल ऑफ ए सडन, अचानक उसने रुख से जब निकाब लिफ्ट कर दिया तो मैंने आगे बढ़ के अपना हार्ट गिफ्ट कर दिया, तो मैंने आगे बढ़ के अपना हार्ट गिफ्ट कर दिया। मुझे तो उसको पहली बार देख के गुमा हुआ, खुदा ने जैसे चांद को जमीन पे शिफ्ट कर दिया, खुदा ने जैसे चांद को जमीन पे शिफ्ट कर दिया। तो ये है जनाब। हाँ बिल्कुल, वैसे अपना चांद से एक और बात याद आ गई, वो भी कर दूं? जी 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 जी। मैं पूछ रहा हूं आपसे, अर्ज कर दूं कि एक चंदा गोरी मैम सी हमसाई है मेरी, एक चंदा गोरी मैम सी हमसाई है मेरी, मेरी दिली दुआएं हैं उस मैम के लिए। कल अपनी माँ से कहती थी चंदा न कह मुझे, कल अपनी माँ से कहती थी चंदा न कह मुझे, साकिब निसार मांग ना ले डैम के लिए। क्या बात है जी, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, वो जो इससे पहले था सलमान साहब, एक और भी आ रहा है इसके बाद। वो डैम वाला जो बाबा है वो हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ चला गया वो डैम वाला बाबा। होला हाथ रखे, पता चले आपको मुझे भी ढूंढना ना पड़ जाए। है कहाँ? चलें आप आगे चलें, क्या फरमा रहे हैं आप, क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, हमने कहा कि शायरी भी चले, बात भी करेंगे। हम चाहते हैं कि हम कुछ सिनेरियोज आपके साथ शेयर करें। रूठी हुई बीवी को मनाना है, आपकी शायरी से कैसे मनाया जाएगा? जरूर। है बस उसको क्या कहते हैं, देखें एक तो है अमलन मनाने की सूरत कि क्या कहते हैं, कोई उसके लिए कि अच्छा सा गिफ्ट लेके आए, अभी उठे, अभी तो खैर दिन है, मार्केटें नहीं खुली, सबसे पहले तो कोई अच्छा सा तोहफा लेके आए उसको, और फिर यूं कहे ना जाने मन, है ना, तो जाने मन या वो माई स्वीट हार्ट, वो माई क्या कहते हैं, जो भी इसके लिए अल्फाज हैं, तो जो मुंह में कह दें कि वो मान जाएगी। फिर भी ना माने तो फिर मेरी फिर मेरी शायरी सुना दिया करें उनको। मैं तो अपने घर में उसका ऐसा ख्याल रखता हूँ कि आप, मैं अर्ज कर देता हूँ कि हाँ, करता हूँ उसकी नौकरी भी शौहरी के साथ, करता हूँ उसकी नौकरी भी शौहरी के साथ, बिस्किट भी पेश करता हूँ बेड पर मैं टी के साथ। और ये बिस्किट अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं, जाने पता नहीं कब मांग ले, ये आपके सामने है।
नजर आ रहे हैं आपको? इससे पहले कि वो मांगे खा जाए वैसे बिस्किट भी पेश फिर वो उनको खा जाएंगी, कैसी बातें कर रहे हैं। भी पेश करता हूँ बेड पर मैं टी के साथ, हाँ, और सैंडल भी उसके करता हूँ पॉलिश गजब के मैं, सैंडल भी उसके करता हूँ पॉलिश गजब के मैं, बर्तन भी मांजता हूँ बड़ी उम्दगी के साथ। वाह वाह वाह, सही है ना? मेरा घर मेरी जन्नत, ऐसे नहीं बनता। और अब देखिए, सिर्फ मैंने ही नहीं सब कुछ किया, उसने भी किया। क्या कि बच्चे खुदा के फजल से दर्जन हैं अब मेरे, बच्चे खुदा के फजल से दर्जन हैं अब मेरे, 6 आए थे जहेज में 6 थे बरी के साथ, 6 सलमान साहब आए थे जहेज में 6 थे बरी के साथ, 6 थे बरी के साथ। कभी हर शब, हाँ, हर शब शबे बारात है। अब मुकम्मल भी कीजिएगा, साथ साथ हम छेड़ भी रहे ना आपको। किसी बच्चे ने कहीं ये तो नहीं कह दिया मामा से, ऐसा अब्बा कहाँ से? हाँ, छेड़े वो खालिद मसूद साहब ने को लब्बा था वो लब्बे थे उनको। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बच्चे खुदा के फजल से दर्जन हैं अब मेरे, 6 आए थे जहेज में 6 थे बरी के साथ, हर शब शबे बरात है हर रोज रोज ईद, हर शब शबे बरात है हर रोज रोज ईद, खुश है ब्याह करके वो इस मौलवी के साथ, खुश है। अगरचे मैं कहा करता हूँ कि मैं मौलवी नहीं हुआ, तो लेकिन बहरहाल हुलिये से मैं मौलवी तो नहीं मौलवी नुमा तो हूँ, ना दे तू हलवा मुझे रोज फिरनी दे, एक और शादी का मुझको भी शौक है यार अब, न शाहजादी कोई दे फकीर नींद दे, जो एक दम से फूंक मार दम, जो एक दम से मुझे एक दम बना दे वजीर, तू मेरे अक्द में एक ऐसी पीरनी दे कि मैं अपने पीरनी की बात कर रहा हूँ। हम समझ गए हैं, वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, समझ गए, बिल्कुल कोई क्लैरिफाई कर रहे हैं। नहीं आप, हाँ, नहीं किसी तरफ कोई इशारा नहीं है, मासूम इंसान है जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी। सही बात है, बेशक सबको समझ आ गया जी। नहीं, अल्लाह आपको भी इस तरह की का पीरनी दे, और या इसी को जो मौजूदा है इसको पीरनी बना दे। अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। मेरे पास मेरी पीरनी है जी, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बस ठीक हो गया। हर ये देखो नहीं, रान मुरीदी जो है ना, ये हर मर्द को शोभा देती है। नहीं सलमान साहब, हमें इसके अलावा ऑप्शन नहीं होता हैं दोस्त। हाँ, नहीं वे तो देख जी, वो सारा कुछ छोड़ के आई है, बहन भाई वालिदैन सहेलियाँ सब कुछ छोड़ के आई है। तो अब उस यहाँ आकर भी उसको बेचारी को दुख मिले, तकलीफें मिले, तो दैट इज नॉट अपना डिजायरेबल। शरीयत में भी ऐसा नहीं है, ना हमारा कल्चर, ना हमारी बड़ी खूबसूरत बात है। मज़ाहिया अंदाज में तो ज़ाहिर है हम बात भी कर रहे होते हैं, शायरी भी कर रहे हैं, लेकिन बात असल में यही है कि अपनी बीवी का या आपके घर में कोई भी औरत है उसका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखना चाहिए। अच्छा सलमान साहब, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे, इलेक्शंस का मौसम है, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे शायरी हो जाएगा जी है ना, लोगों को आप कहेंगे वोट डालें, कितना जरूरी है उस पर कोई रान मुरीदी वाला मुकम्मल करें जी, करें मुकम्मल, ये जरूरी है, ये जरूरी उनके दिल में इतना है ना रंग मुरीदी जी कंटिन्यू करें, पीर ने खुश कर लें। इस पर तो मुझे कता कहने देना, जरूर रन मुरीदी का हमें जी रन मुरीदी का हमें ताना दिया करते हैं दोस्त, हम फकीरों का असासा कोई रन से बढ़ के है, हम फकीरों का असासा कोई रन से बढ़ के है, 40 kg से वो रन 140 kg हो गई, 40 kg से वो रन 140 kg हो गई। नैब कहती है असासा आमदन से बढ़ के है, नैब कहती है असासा आमदन से बढ़ के है, तो नैब को ज़रा अपना एहतियात करनी चाहिए इस हवाले से। ठीक है, असासा जो है वो काबिल गिरफ्त नहीं है। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू करते। ब्रेक लेंगे, नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपकी मुलाकात कराएंगे दो ऐसी बासलाहियत स्टूडेंट से जिन्होंने 2 जबरदस्त प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। कभी आपने सोचा छोटी सी बोट हो लेकिन उसमें बेडरूम भी हो, वॉशरूम की फैसिलिटी भी हो। सिर्फ 24-25 फीट की ये बोट, ये पाकिस्तान की पहली कैबिन बोट है जो कि तैयार की गई है और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं सहर रफ़ीक और फातिमा इकबाल। और ना सिर्फ ये बोट बल्कि एक ऐसा हैवी बाइक बनाया, इलेक्ट्रिक हैवी बाइक बनाया। अब इसमें क्या फ़र्क है दूसरे हैवी बाइक से, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं इस पर बात करेंगे। सहर रफ़ीक और फातिमा इकबाल साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सहर, आप साथ मौजूद हैं। फातिमा, पहले मैं आप तरफ आऊँगा और इस बोट से मुताल्लिक मैं जानना चाहूँगा, बाइक से मुताल्लिक जानना चाहूँगा। ये जो बाइक है, हब मोटर और मिड ड्राइव मोटर, क्या फ़र्क है इसमें? हब मोटर जो होती है उसमें इतनी पावर नहीं होती, जिसकी वजह से टॉप स्पीड और रेंज वो काफ़ी कम आती है। मेरी जो बाइक में चेंज है वो मिड ड्राइव मोटर है, जिसकी वजह से उसकी टॉप स्पीड और रेंज वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मेरी बाइक की टॉप स्पीड जो है वो 170 किलोमीटर पर आवर है एंड पर चार्ज में रेंज जो है वो 160 किलोमीटर आती है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक क्रूज़र बाइक इन पाकिस्तान। वाह, फर्स्ट इलेक्ट्रिक क्रूज़र बाइक। खर्चा कितना आया, वक्त कितना लगा? इसको बनाने में तकरीबन 3 माह लगे हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ 3 माह। और टोटल खर्चा इसके ऊपर कितना आया होगा? इस पर टोटल कॉस्ट जो है वो 5 लाख आई है। अच्छा जी, 5 लाख रुपए जो है कॉस्ट आई है। और ये जो है इन्होंने कहा कि किस तरह से ये मुनफरिद बाकी। अच्छा सहर, अपनी बोट के बारे में भी जरा बताइएगा कि किस तरह से फातिमा से पूछते हैं बोट फातिमा से पूछते हैं। बिल्कुल जी, फातिमा जरा अपनी बोट के बारे में भी बताइएगा कि किस तरह से आपने इसको बनाने का सोचा और क्या क्या चैलेंजेस थे। ये बोट बनाने का मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि अगर हम ग्लोबली देखें तो उनकी वाटर बॉडीज़ में बहुत खूबसूरत किस्म की बोट्स खड़ी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम वीनस वगैरह की बात करें, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा खूबसूरती है लेकिन यहाँ पे उस तरह की बोट्स देखने को नहीं मिलती। सिर्फ मेनली लकड़ी की बोट्स होती हैं, चप्पू से चल रही हैं या इंजन बंदा पीछे से खुद हिला रहा है। उसकी मेन वजह ये है कि डिज़ाइनर्स ने पाकिस्तान में उस फील्ड को उस तरह से टच ही नहीं किया और मैन्युफैक्चरर्स को भी उतना प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं लगता। इसकी वजह से मुझे मुझे दिखाना था कि इट्स पॉसिबल इन पाकिस्तान। अगर इसका हम फ़ीचर्स वगैरह की बात करें तो दिस इज़ द फर्स्ट कैबिन बोट इन पाकिस्तान इस स्केल पे 24 फीट की लेंथ में। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब चैलेंज था कि इतने छोटे स्केल पे एक हाउसिंग कैबिन बोट में डालना है, अलॉन्ग विद द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो कि मैंने फ़िशिंग और पैरासेलिंग की इसमें प्रोविज़न रखी हुई है। अच्छा, पैरासेलिंग की प्रोविज़न भी रखी हुई है। और हम इसमें देख रहे हैं सोलर पैनल भी लगा हुआ है, उससे क्या फ़ायदा होता है? सोलर पैनल से इसकी बैटरीज़ वगैरह चार्ज होती हैं, जिनसे मेन हमारा मतलब जो भी एक्सिलरीज़ हैं, मतलब इसका साउंड सिस्टम कह लें या फिर चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह, माइक्रोवेव वगैरह, वो चीज़ें इससे चलती हैं पावर। और आपको कितना वक्त लगा, कितनी लागत आई इसमें और इसका क्या फ़ायदा होगा आगे आके? अगर इसके वक्त की बात करें तो 6 महीने हम कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस था फ्रॉम डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और फिर उसकी प्रॉपर फिनिशिंग वगैरह पे आना। इवन दो दिस बोट इज़ नॉट फुली फिनिश्ड। अगर हम इसकी लागत की बात करें तो इस पर 60 लाख कॉस्ट आई थी। अच्छा। देखने में चाहे वो उस तरह से ना नज़र आए, लेकिन उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस था। उसके मोल्ड्स बने थे डाइज वगैरह, और सारा मतलब CNC चलती रही थी दिन रात। इतने चैलेंज जो मेरा मेन ये था कि इतने बड़े स्केल पे CNC नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन इवन दो मेरी फैसिलिटी पे थी, लेकिन वो ये इस तरह से काम हुआ था कि पार्ट्स में छोटे छोटे पार्ट्स बने थे, भी उनको ज्वाइन किया था, तो वो वाले चैलेंजेस काफ़ी। तो फातिमा 60 लाख रुपए लगा दिए, क्या फ़ायदा होगा आगे? अब बस शौक पूरा किया, वो कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं है, तो क्या बस ये वही वाली बात है कि बस 60 लाख लगा दिए और बस मेरा शौक पूरा हो गया, या फिर आगे इसको मार्केट करने का भी इरादा रख लिया? और 60 लाख किसने लगाए? जी नहीं, सिर्फ शौक नहीं पूरा किया, इंशाल्लाह ये फ्यूचर में मतलब नज़र आएगी हमें। अगर हमारी गवर्नमेंट स्टेबल हो और उस तरह से सपोर्ट मिले तो क्या नहीं हो सकता पाकिस्तान में। ये बात तो सही बात है। तो सहर से पूछते हैं बाइक का क्या इरादा है? सहर, बाइक मार्केट में लाने का कब का इरादा है? क्योंकि 5 लाख रुपए हैं, अब क्या किस तरह से इसको आप मार्केट करेंगे?
आवाज़ में इसको अभी मार्केट में इंशाल्लाह वी विल लॉन्च इट एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन अभी इस पर और काम होगा। और मेरी बाइक जो है वो उसमें चेंज इस वजह से कि वो मिड ड्राइव मोटर है और उसमें क्रूज़र कंट्रोल भी है, क्रूज़ कंट्रोल और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी है। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, एक एक चीज़ का मोल्ड मैंने खुद बनाया है। और घर में बेसिक ज़्यादा चैलेंज ये था कि क्योंकि मेरी बाइक फाइबर ग्लास में बननी थी, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मुझे मेटल पे शिफ्ट होना पड़ा। अच्छा, तो इसमें ज़्यादा ये हुआ है। लेकिन एक इशू है ना, हमारे पास तो हैवी बाइक के ट्रैक्स ही नहीं है। हैवी बाइक को उस तरह हम ज़रा कराची में या बड़े शहर में तो हम फिर भी देखते हैं कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, बट जनरली ट्रैक्स नहीं है, उस तरह से इवेंट्स नहीं होते। आपने ये बाइक लेके अगर बाहर निकलना भी है तो आप ज़रा 170 पे क्रूज तो कर नहीं सकते, 120 से ऊपर जाएंगे तो चलान ठकाठक चलान। दूसरी बाइक्स तो पहले भी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया करूं जो अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। और इसमें यूनिवर्सिटी का रोल क्या था? मैंने काफी रिसर्च वगैरह की, तो पाकिस्तान में क्रूजर में इलेक्ट्रिक बाइक नहीं थी, बाकी पेट्रोल बाइक्स थी लेकिन इलेक्ट्रिक में नहीं थी। तो इस वजह से फिर मैंने उसी का डिजाइन बनाया तो और उसी को आगे कंप्लीट किया। ठीक है। और फातिमा, इसमें यूनिवर्सिटी का रोल क्या था, कॉलेज का रोल क्या था? सॉरी, कॉलेज का रोल क्या था? एनसी का इन प्रोजेक्ट में रोल क्या था? डिज़ाइन स्टेज तक उन्होंने हेल्प की थी, प्रूफ किए थे डिज़ाइन वगैरह, उसमें जो चेंजेस डालने थे, जो जिस तरह से बेहतर हो सकता था, बस उतनी हद तक। आगे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सारी खुद की थी। और उसके बाद फिर जो इस पे लागत आई है वो कैसे आप लोगों ने पूरी की? लाखों रुपए लगे क्योंकि जाहिर है ये इस तरह से हुआ था कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है लाहौर में, फाइबर क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, तो इस वजह से ये मेरे लिए पॉसिबल था कि मैं ये प्रोजेक्ट पूरा कर पाएंगे और ज़रा भी इसमें और आप बेहतरी लेकर आएंगे, फिर आप प्रॉपर्ली मार्केट करेंगे। बहुत शुक्रिया। सहर और फातिमा साथ मौजूद थे, अपने अपने मुतालिक हमसे डिटेल्स शेयर कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। बालों की बात करते हैं और बालों के एतबार से अगर हम कैटेगराइज करें लोगों को, 2-3 तरह के लोग होते हैं। अच्छा, दुनिया में 3 तरह के लोग, एक वो जिनके बाल होते हैं और ठीक ठाक होते हैं, एक वो जिनके बाल होते हैं लेकिन कम होते हैं, वो बड़े परेशान होते हैं कि उनके सर पे बाल बहुत कम है, या सफेद भी हो जाते हैं। इसको भी इसी कैटेगरी में डाल देते हैं कि बालों का कोई मसला होता है, बालों का कोई मसला। और तीसरी कैटेगरी जिनके बाल ही नहीं होते नहीं है, तो ज़रा उनका मसला ये होता है कि बाल नहीं है। एग्जैक्टली, वो लोग डिफरेंट प्रोसीजर्स की तरफ जाना चाह रहे होते हैं कि हम अपने कोई ना कोई प्रोसीजर जरूर करवाएं जिससे हमारे बाल उगना शुरू। तो हम दूसरी कैटेगरी पे आज बात करेंगे। आप में कॉल कर सकते हैं अगर आपके बाल नहीं हैं घने, या आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, या आपके बाल गिर रहे हैं, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपको लगता है कि मेरी तरह यंग है आप लेकिन बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो फिर बाकी गड़बड़ हो जाती है। और अगर तीसरी कैटेगरी पे भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी हम डिस्कशन को अपने प्लेटफॉर्म को अपने फोन एक और भी मामला होता है सबीन के, जैसे आप कराची से आप इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, एक शहर से दूसरे शहर में आप गए, पानी आपका चेंज हुआ, तो आप कहते हैं कि यहाँ का पानी हेयर फॉल शुरू हो गया, या बाल सफेद हो गए, बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी क्या वजूहात है, इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अफशीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहिबा, अपने बाल देख के तो मुझे वैसे ही होता है ना, मतलब जबरदस्त तरीके से सेट भी किए हुए और अच्छा एक स्टाइल मेंटेन किया हुआ है। आप खुद क्या करती हैं? देखिए, बालों का जहाँ तक ताल्लुक है, बाल जेनेटिकली डिटर्मिन्ड होते हैं। व्हेनेवर पीपल कम टू मी, मैं उनको ये ज़रूर बताती हूँ कि आप अपने बहुत लड़कियाँ आती हैं, मर्द हजरात आते हैं और बालों की बात करते हैं, तो आई डू टेल देम, आई गिव देम एग्जांपल्स कि जीन्स में बाल अगर स्ट्रॉन्ग है तो बाल उसी तरह आएगा। लाइक आप देखें कि अरब कंट्रीज़ के अंदर लोगों के बाल और तरह के हैं, नीग्रोइड्स के और तरह के हैं, अंग्रेज़ों के और तरह के बाल हैं। सो हमारे बाल और तरह के हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो जीन्स का है। अगर आपका बाल अच्छा है, उसकी स्ट्रैंड की थिकनेस अच्छी है, उसकी ग्रोथ अच्छी है, तो वो थ्रू आउट लाइफ अच्छी रहती है, अनलेस एंड अनटिल देयर आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो अफेक्ट होते हैं। ठीक है। बाकी जहाँ तक मेरे बालों का ताल्लुक है, तो आई डू लुक आफ्टर देम वेल एंड एक्सटर्नल केयर भी की जाती है और डेफिनेटली इंटरनल केयर भी की जाती है। बहुत ज़रूरी है। यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बहुत यंग एज में हम देख रहे होते हैं कि लड़कियों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, इसकी क्या रीज़न?
देखिए इसमें सबसे पहला तो जो है ना इनहेरिटेड फैक्टर है। बाज़ फैमिलीज़ होती हैं जिसमें बाल जल्दी वाइट हो जाते हैं। अच्छा जी, ये कोई भी पेशेंट जो हमारे पास आता है हम उसको बताते हैं। फिर अगर ये नहीं है, मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि नहीं हमारी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री नहीं है, देन वी लुक आउट सर्टन फैक्टर्स जिसमें लाइक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं। आपने सुना होगा फुलबेरी एक बीमारी होती है ना, उसमें पूरे जिस्म से जो कलर बनाने वाले खुलिये हैं वो कम हो जाते हैं। अच्छा। तो बालों में भी जो रंग होता है बेसिकली वो मेलानोसाइट्स से आ रहा होता है। ठीक है। तो अगर बाज़ों का विटिलाइगो जो है या फुलबेरी के मर्ज जिसको हमारी लैंग्वेज में विटिलाइगो कहते हैं, वो प्रेजेंट ही एज ग्रेइंग ऑफ हेयर के तौर पे करता है। यानी वो स्किन पे उस तरह शो नहीं हो रहा, वो आपके बाल सफेद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो एज अ ग्रेइंग ऑफ हेयर इन द बिगिनिंग आपको प्रेजेंट करेगा। ये बालों की विटिलाइगो है? नहीं, वो प्रेजेंट ही एज अ ये सबसे पहले के जो आपका कलर है वो बालों से चला गया। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में शुगर का मर्ज बहुत कॉमन है ना। अब शुगर जिस जीन के ऊपर होती है वहीं पर साथ थायराइड की बीमारी भी होती है और वहीं साथ विटिलाइगो की बीमारी भी होती है। ये एक सेट ऑफ जीन्स हैं। सो मिलती जुलती बीमारियां जिनको हम, क्योंकि अगर बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं लोग तो ध्यान नहीं दे रहे होते कि उनको फुलबेरी भी हो सकती है। दैट्स तो कैसे किस तरह से इसको किया जाता है? दैट इज़ वाई डर्मेटोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं, दैट्स वाई वी आर बीइंग टॉट अबाउट दैट। फिर हम लोगों को स्ट्रेट अवे तो नहीं बताते, डेफिनेटली हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, हम हिस्ट्री लेते हैं कि फैमिली में शुगर की, थायराइड की, विटिलाइगो की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, एंड देन वी राइट डाउन एक सिंगल इन्वेस्टिगेशन में लिखती हूँ और वो थायराइड का टेस्ट होता है। अच्छा। बिकॉज वो भी एक इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें अगर ये नहीं मिलता है देन वी और टेस्ट कराए जाते हैं। एक कॉलर में डॉक्टर साहब उनको भी शामिल करते हैं। फैसल हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पूछना चाहेंगे फैसल साहब? सर मेरा नाम साजिद है। साजिद साजिद आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरे बाल जो है ना वो सफेद होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, और आपकी एज क्या है? मेरी एज सर 25 साल है। 34 आपकी एज है। कोई सवाल जो आप करना चाहें? 26 ईयर्स बताइए या 34? 34 नहीं बताइए। उम्र दोबारा बता दें। दोबारा बताइएगा प्लीज। 25 सॉरी 25 साल। ही इज वेरी यंग जी। 25 साल के वो परेशानी बनती है उनकी। जी बिल्कुल। उसमें सबसे पहले वही इनहेरिटेड फैक्टर को हमने रूल आउट करना है। कुछ फैमिलीज में ट्रेंड होता है। सेकेंडली वी विल इन्वेस्टिगेट फॉर थायराइड। थर्डली वी विल इन्वेस्टिगेट फॉर सर्टेन जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आयरन की कमी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी एंड विटामिन D। ये चीज़ें जो हैं और ये बड़ी कॉमन है पाकिस्तान में। जब हम इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो कोई ना कोई एक चीज़ निकल आती है। एंड अनदर वेरी जिसको हम कहते हैं ना अंडर रेटेड एक फैक्टर है, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है ना वो जिस्म में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनाता है। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जाके आपके मेलानोसाइट्स को डैमेज करते हैं। लाइक हेयर फॉलिकल के अंदर जो मेलानोसाइट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अच्छा। और स्ट्रेस का बहुत गहरा ताल्लुक है ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के साथ। और बहुत सारे फैक्टर्स में जब हमने स्टडीज़ पढ़ी हम देखते हैं कि लोगों के जो सफ़ेद बाल होते हैं वो बाज़ औक़ात अपने आप काले भी हो जाते हैं। जी, सफेद बाल वाकई वापस काले। जी बिल्कुल। अच्छा। जब स्ट्रेस खत्म हुआ तो बाल वापस काले आएंगे। मे बी दैट इज स्ट्रेस, मे बी दैट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। और जो रीजन है अगर आपने उस रीजन को आइडेंटिफाई कर लिया, इलाज कर ले तो बाल वापस काले। ये रिवर्स हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है और ये बहुत केसेस में हो जाता है। और दैट्स वाई एक एम्पिरिकल थेरेपी, यानी आपने जेनेटिक फैक्टर साइड पे कर दिए, इनहेरिटेड फैक्टर साइड पे कर दिए, आपने ऑटो इम्यून डिजीजेस को रूल आउट कर लिया, अब आप अपनी नींद अच्छी कर लें, स्ट्रेस कम कर लें। ठीक है, तो बाल वापस वाइट। आयरन जो परेशान है बहुत ज्यादा और वो ये कहते हैं कि जी अब तो बाल सफेद हो गए, अब क्या हो सकता है? तो ये रिवर्स हो सकता है, वापस आपके एक और कॉलर भी हैं कराची से, फैसल। फैसल अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या पूछना चाहेंगे? सर यही पूछना चाह रहा था कि खारे पानी की वजह से तो नहीं, और मेरे बड़ा भाई जो है उसके बाल इतने सफेद नहीं होते लेकिन मेरे सफेद हो गए, खारे पानी अच्छा। तो नहीं होते? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। उनके बड़े भाई के नहीं होते, इसका मतलब जीन्स में शायद ना हो ये, लेकिन वो कह रहे हैं कराची से हूँ, खारा पानी है, शायद ये फैक्टर हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। इसके ऊपर हम केमिकल्स की बात करने ही वाले थे। जो लोग इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं या डस्टी एरियाज में रहते हैं, बाल की एक्सटर्नल केराटिन उसके साथ डैमेज हो सकती है। अच्छा। और आपने ये चीज़ सुनी भी होगी कि बहुत सारे केमिकल जिल्द से अब्जॉर्ब हो जाते हैं
आपने सुना ना, जैसे ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड्स होती हैं वो जिल्द से एब्जॉर्ब होती हैं। इसी तरह से बहुत सारा धुआं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है और आजकल जैसे ये स्मॉग है, तो ये जिल्द से एब्जॉर्ब हो सकती है और बाल जिल्द का ही हिस्सा है। ये भी एक तरह का समझें कि जाके मेलानोसाइट्स को डैमेज तो क्या करें, बालों पे ऐसी क्या चीज़ लगाएं या कवर करें एनवायरनमेंट में? जी, हेयर प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं। अव्वल तो देखें जहाँ इंडस्ट्रीज़ होती हैं या इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है वहाँ पे ह्यूमन की जो कम्युनिटीज़ हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो हम तो एज अ डॉक्टर या एज अ आप कहें कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम तो लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जिस तरह से लोग बहुत ज़्यादा डाइंग कराते हैं वो भी तो एक केमिकल होता है ना, तो केमिकल्स भी जाके ब्लीचिंग करते हैं और वो भी जाके डैमेज करते हैं हेयर की केराटिन को और मेलानोसाइट्स को। वो भी ग्रेइंग ऑफ हेयर का एक रीज़न बनती है उन केसेस। ये हमने देखा भी है कि जैसे थोड़े से बाल किसी के अगर वाइट हुए उसने डाई लगाया तो बाद में ज़्यादा बाल वाइट, जी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा सारी वाइट। जी, और आपने देखा होगा कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज अंडररेटेड हैं, ये बहुत ज़्यादा करती हैं। आपने देखा होगा देहातों में आप जाके देखें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब वो हैं तो हमारे बच्चे ही, लेकिन वो गोरों की तरह सफ़ेद बाल होते हैं उनके। हैव यू एवर नोटिस? यस, और उसमें ज़ाहिर है कि पिगमेंट कम है, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन होती है, क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एक नोन फैक्टर है बालों को वाइट करने का। और ये आपको बीफ, वेजिटेबल्स और पोल्ट्री से ये सोर्सेज है उसकी, सोर्सेज से अगर आप लें तो बड़ा अच्छा होता है। देखिए हम जितनी नेचुरल लाइफ गुजारेंगे ना, इन चीज़ों को खाएंगे तो हमारे लिए ये मसले नहीं आएंगे। और डॉक्टर साहब ज़्यादा किन में आप देखती हैं जेंडर वाइज अगर देखा जाए, मर्दों के ज़्यादा बाल सफ़ेद आपके पास जो केसेस आते हैं या ख़वातीन के ज़्यादा, तो स्पेशली ख़वातीन ये भी शिकायत करती है कि प्रेगनेंसी के बाद उनके बाल जो हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। ये आई थिंक सो इट्स इक्वल रेशियो इन बोथ द जेंडर्स के बाल वाइट होने का। एंड मेरे नज़दीक अगर आप फिजिशियन जिसको आप लेवल 4 एविडेंस कहते हैं, मेरे नज़दीक आई थिंक सो स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज फॉर ग्रेइंग ऑफ हेयर, क्योंकि आजकल बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ्स हैं और लोग अपनी डाइट का उस तरह से ख्याल नहीं रखते हैं जो उनको रखनी चाहिए। जितना काम करते हैं उतना खाएं भी, वो तो एक जीरो फिगर मेंटेन करने के चक्कर में और उस चक्कर में बेड़ा गर्क हो जाता है। और स्लीपलेस, ये जो रील सिस्टम आया हुआ है, आप रात को लेटे और रील्स पे रील्स एंड देख रहे हैं, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। जो आपकी रूटीन है सेल्फ केयर अगर आप नहीं कर रहे तो इसका इम्पैक्ट आपके बालों पे, जिस तरह आपकी स्किन पे हम कह रहे होते हैं कि स्किन पे बड़ा झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं या डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, तो उसी तरह से आपके बालों पे उसका इतना इम्पैक्ट बिल्कुल आता है इम्पैक्ट। देखिए आप मोबाइल अगर रात को अंधेरे में लेट के देख रहे हैं, उसकी स्क्रीन से शुआएं निकल रही हैं, वो आपकी आंखों में भी जा रही हैं और वो आपकी स्किन को भी डैमेज कर रही हैं, एंड डेफिनेटली इनडायरेक्टली वो आपके बालों को, आपके मूड्स को, हर चीज़ को इफेक्ट कर रही है। अच्छा, मसला होता है कि मतलब खुद आपने अपने आप को डैमेज किया तो उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं जादू कर दें, 2 दिन में हमारे बाल 28 साल लगे खराब करने में, 2 दिन में जादू कर लें। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। शुएब साहब हैं जी मियां वाली से, कैसे हैं आप? अच्छा, शुएब साहब की लाइन ड्रॉप हो गया। अलाउद्दीन साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम सर, मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ, अलाउद्दीन बात कर रहा हूँ सर। जी जी सर, मैंने ये पूछना सर, आजकल ये कम उम्र में जो यंग लड़कों के सर बाल जो सफेद हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? ये केमिकल लगाने से हो जाता है, ये किस वजह से? मैंने अपना बताएं, आपकी एज क्या है, बाल कितने वाइट हुए हैं? सर मेरे बाल वाइट नहीं हुए सर, मैं कोई 10 साल का था उस टाइम सर, मैं सर तेल लगा रहा हूँ। आज मैं 45 का हूँ, 45 ईयर का हूँ सर, मेरे बाल अभी तक बिल्कुल ब्लैक है सर। वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा, क्या ऑयलिंग करने से, बालों को मसाज करने से भी बाल वाइट नहीं होते? कोई ताल्लुक है, कोई लिंक है इसका? यस, इनडायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं कि सर्कुलेशन बेहतर होती है। ठीक है, मसाजिंग के साथ देखिए ऑयल जो है ना वो बाल को एज सच मतलब साइंटिफिकली उसमें भी कुछ कहते हैं ना कि वो उसमें भी न्यूट्रिशंस होती हैं, अगर वो वैल्यूज उसके अंदर हो। ऑयल भी अब देखभाल के लोग क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए अगेन वही चीज़ जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि स्किन किससे एब्जॉर्प्शन होती है कुछ चीज़ों की, और अगर ऑयल में ऐसे मिनरल्स हैं जो स्किन से एब्जॉर्ब होते हैं तो डेफिनेटली और मसाजिंग से शायद अगर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो रही है तो ज़रा उससे फ़ायदा आपको होगा। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि जब हम मसाजिंग करते हैं तो उसका रोल है, वो सर्कुलेशन बेहतर करता है। सर्कुलेशन बेहतर करेगा तो न्यूट्रिएंट्स आएंगे। अच्छा, अभी ये जितने भी कॉलर्स हैं इनका एक कंसर्न था कि बाल वाइट हो गए। आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैम कि वो अपनी खुराक में आयरन कंटेनिंग जो मील्स हैं जैसे कि रेड मीट, पोल्ट्री, स्पिनच, नट्स, उसको
थोड़ा करें, आयरन डेफिशिएंसी ताकि ना हो। नंबर 2, विटामिन D3 को भी ऐड करें। विटामिन डी का रोल है, डेफिनेट रोल है इन विटामिन D3 का सोर्स क्या है? विटामिन D3 आपको लेग्यूम से और लिवर ऑयल से और आपको फोर्टिफाइड जो आपके घी हैं, मिल्क से आपको मिलती है, एग्स में भी होती है। ठीक है। सो ये तो नेचुरल सोर्सेज हो गई। अगर आप सप्लीमेंटेशन करें विटामिन डी की तो भी इफेक्टिव रहेगा, और विटामिन डी आप सनलाइट से भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा ऐड कर देते हैं स्ट्रेस फ्री जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। और एक और चीज, स्ट्रेस फ्री जो लाइफ है, लोगों में ना मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। तो मैं इस शो के थ्रू, बिकॉज देखें मैं ये पेशेंट्स डेली बेसिस के ऊपर देखती हूँ, आई वांट टू कन्वे पीपल शुड यूज मैग्नीशियम। लेकिन मैग्नीशियम से जो आगे का सॉल्ट लगा होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक। सो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लें। ठीक है, वो आपके सेल्स में अगर आप कैल्शियम या विटामिन डी ले रहे हैं और साथ मैग्नीशियम नहीं ले रहे तो फायदा नहीं होगा। तो मैग्नीशियम लेंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा। ज़रा पेशेंट टू पेशेंट चीजें वेरी कर रही होती हैं कि जो डेफिशिएंसी है वो आपकी नहीं रहनी चाहिए। और बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी नाज़रीन। वक्त क्या खत्म, दोबारा मुलाकात कल। अल्लाह हाफिज।